नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द रियलिटी शो में। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और युवाओं के लिए बहुत मोटिवेटेड होगा। आज का हमारा पॉडकास्ट राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत कापरेन थाना अधिकारी मुकेश जी यादव जी के साथ है। तो आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। इट्स एन ऑनर सर, आपको हमारे पॉडकास्ट पे लाना सर, ये हमारे लिए एक बहुत आदर की बात है सर। थैंक यू सो मच। सर, हम आपसे कुछ जनता की क्वेश्चंस और जो कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए आपके लिए वो हम आपसे पूछना चाहते हैं सर। जी आपकी इजाज़त पे? जी बिल्कुल। सर, आपकी जो जर्नी है सर, वो कहाँ से स्टार्ट हुई सर? देखिए, मैं बेसिकली जयपुर से रहने वाला हूँ। जयपुर के पास में एक गांव है वटिका। जी सर। वह गांव से मेरी 8वीं क्लास तक की पढ़ाई गांव तक हुई है। उसके बाद में मैं जयपुर में 12th तक पढ़ी है। 12th में मेरे 12th साइंस स्टैंडर्ड से रहा हूँ। उसके बाद मैं जयपुर का एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है, महाराजा कॉलेज, वहाँ से मैं पास आउट हूँ। कॉलेज के बाद में मैं स्टार्टिंग में MBA करना चाह रहा था उस टाइम पर। ये 2008-9 की बात है। तो उस टाइम पर एक ग्लोबली रिसेशन आया था, उस वजह से काफ़ी जो रिक्रूट थे वो रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहे थे और कंपनियां से लोगों को निकाला जा रहा था। तो उस टाइम पर 2010 की बात है ये। तो उसी टाइम पर मेरे पास सामने एक अपॉर्चुनिटी आई और RPSC के थ्रू वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की आई। उससे पहले मेरा कोई ग्राउंड और मेरे फैमिली ग्राउंड में कोई पुलिस कर्मी नहीं था। मैं आज भी मेरे ब्लड रिलेशन में और मेरी फैमिली में मैं अकेला पुलिस अधिकारी हूँ। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपन इसके लिए ट्राई किया जाए, क्योंकि पुलिस का एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत अच्छा इसमें एडवेंचर जॉब है। तो मैंने ट्राई किया और लकीली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही क्लियर हो गया। और उसके दिन मैंने 2010 RPSC क्लियर करके 2014 मेरी ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद में मैंने 5 साल टोंक में दिए और 3-3.5 साल मेरे को यहाँ बूंदी में हो गए एज ए सब इंस्पेक्टर। आप मोटिवेट कैसे हुए कि आपको पुलिस की जॉब करनी है? क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि इसमें जो जॉब है वो 24 आवर्स की होती है। जी, जब एक्चुअली क्या, जब मैंने तैयारी कर रहा था तो मेरे को ये पता नहीं था कि 24 आवर्स की है। ये जब बाद में जब मैंने ज्वाइनिंग किया और तब समझने लगा, तब मेरे को पता लगा कि इसमें कोई छुट्टी नहीं है और 24 आवर्स की है। उस टाइम पर लकीली उस टाइम पर दबंग और ऐसी फिल्में भी आई थी, वो भी इंस्पायर की है कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए। तो एक ऐसी इमेज देख के और इसमें तैयारी करी और हो गया। तो ये एक लकीली से वो मानता हूँ मैं। ऐसा पहले मेरा कोई सीन नहीं था इस जॉब। घर वाले, आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा कुछ? कोई ना, मेरे फादर हमेशा मेरे पे अगेंस्ट रहे हैं। वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं पुलिस में आऊँ। एक्चुअली क्या, उस टाइम पर मैंने एक IBPS के थ्रू बैंक PO में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, यूनियन बैंक में। ओके। तो मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं बैंक ज्वाइन करूँ, लेकिन मैं दबंग मूवी देख के और उनसे इंस्पायर होके मैंने पुलिस सेक्टर ज्वाइन कर लिया। सलमान खान ने आपको इंस्पायर किया? हाँ, एक तरह से देखा जाए तो दबंग फर्स्ट उस टाइम पर आई हुई थी मूवी, तो काफ़ी अच्छी भी थी मूवी। और उस टाइम पर युवाओं को यही है कि थोड़ा सा इंस्पायर हुआ और मैं ये सेक्टर चुना मैं। सर, आप मूवी से इंस्पायर हुए, बट मूवी में पुलिस वालों की लाइफ और रियल में पुलिस वालों की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट कितना डिफरेंट है? बिल्कुल रियल लाइफ है, रियल बिल्कुल डिफरेंट है। जो मूवीज़ में होता है वो धरातल पर नहीं होता बिल्कुल भी। हालांकि आजकल कुछ मूवीज़ में पुलिस की इमेज बहुत सही दिखाई गई है। पुरानी मूवीज़ में बहुत पुलिस के लिए बहुत नेगेटिविटी थी। इसी कहीं ना कहीं मैं यही मानता हूँ कि भाई पुलिस के लिए जो आज नेगेटिविटी है उसमें मूवीज़ का कहीं कहीं योगदान है। बाकी आजकल जो मूवीज़ बन रही है उसमें पुलिस के लिए बहुत अच्छी उनकी छवि के लिए अच्छा सुधार किया गया है। तो हम भी प्रयास ये कर रहे हैं कि वही हमारे थ्रू भी पुलिस की जो इमेज जनता के बीच में है वो सुधरे। ओके। राजस्थान पुलिस का सर ध्येय वाक्य क्या है और जनता के प्रति क्या जवाब देंगे पुलिस की? जी, राजस्थान पुलिस का हमेशा ऐसे अपना ध्येय वाक्य रहा है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। मतलब हम ये शुरू से ही ध्येय वाक्य रहा है। तो इसमें हमारी जनता के प्रति बहुत ज़्यादा जवाबदेही बनती है कि संविधान और कानून, IPC CRPC में जो अधिकार मिले हैं, जो कानून बने हैं, उनको जनता पर लागू करना, सभी पर लागू करना, ये पुलिस का एक प्राइमरी काम है। इसके अलावा आमजन को सुरक्षित महसूस करवाना, उनकी संपत्ति, उनका जो भी है, उनकी सुरक्षित महसूस करवाना, ये हमारी एक बहुत नैतिक जिम्मेदारी है। ओके सर।
सर आपने बोला कि राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। जी बट सर आम जनता को सर थाने में आने में सर डर लगता है। जी, एक्चुअली क्या है जी, पुलिस का ऐसा रहा है कि पुलिस का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। जी सर। तो अंग्रेजों ने उस टाइम पर दमनकारी नीति अपनाई, जो सरकार के खिलाफ बोलता था उसके खिलाफ पुलिस को एक एज ए मोहरा बना के खड़ा किया था कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उसका दमन कीजिए। जी। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में पुलिस एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में है जो जनता को अपनी सर्विस देती है। लेकिन ये पहले से सुनी सुनाई मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से ये आज दिक्कत है। क्यों अपन जैसे कभी देखते हैं कोई बच्चा छोटा सा बदमाशी करता है तो हम निकलते हैं उसको बोलते हैं इसको पकड़ के ले जाओ, बदमाशी कर दो। जबकि 90% पब्लिक को पुलिस से काम ही नहीं पड़ता, उसका आज तक कोई काम नहीं पड़ा। कोई मुश्किल से 10% लोगों को काम पड़ा है। लेकिन पुलिस के पास में दो पक्ष आते हैं, एक सही है और एक गलत है। सही वाला काम होगा वो अपनी बताएगा नहीं कि सही हुआ नहीं हुआ, गलत मतलब जो गलत था उसके साथ तो ऑब्वियसली गलत होना है, वो बात जाके पब्लिसिटी बदनाम करता है। तो ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से पुलिस बदनाम है। बाकी पुलिस बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे काम पुलिस कर रही है। सर कुछ क्वेश्चंस हमारे जो नगर की जनता है उनके। जी। नगर में सर कुछ युवा और कुछ नाबालिग सर गलत तरीकों से गाड़ियां चला रहे हैं, और आजकल ये जो क्रेज है सर बुलेट का, वो जो फटाके फोड़ना और ये सर वो युवाओं में सर आम बात हो गई है। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन क्या करता है सर? देखिए, हमारे जो पुलिस अधीक्षक सर है जय यादव साहब जी सर, उनका शुरू से हर क्राइम मीटिंग में हमें निर्देश दिए जाते हैं कि जो इस तरह से जो बुलेट नाबालिग के द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल चला के फटाके फोड़ जा रहे हैं, रात को सुनसान रोड पर तेज स्पीड से फिर जा रहे हैं, तो इन पर हम कंटिन्यू कार्रवाई की है। और इसी जो रनिंग ईयर है इसमें लगभग 15 से 20 मोटरसाइकिलें हमने जब्त करी है। उनका बहुत ही ज़्यादा जो कोर्ट से जुर्माना करवाया है, उनके साइलेंसर हटवाए हैं। इसके साथ ही हम समय समय पर स्कूलों में जाकर बच्चों को इसके लिए अवेयर करते हैं। जो पकड़े जाते हैं बच्चे, उनके परिजन्स को से हम काउंसलिंग करते हैं कि अपने बच्चों का के ट्रैफिक रूल्स के बारे में सिखाएं उनको। और मैं जनता से ये कहूँगा कि अपने जो बच्चे हैं, खासकर जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको गाड़ी नहीं चलाने दें। अगर उनको गाड़ी, पहले तो ये है कि जैसे नाबालिग जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको ऑथराइज ही नहीं है कि कल को उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या खुद पर भी बच्चा खुद गिर के कुछ हो जाता है तो वो क्लेम में भी नहीं आता है, और एक बड़ा ऑफेंस भी है। इसमें जो गाड़ी का ओनर है वो भी मुलजिम रहता है, क्योंकि उसने ऑथराइज नहीं होने के बावजूद भी अनऑथराइज पर्सन को गाड़ी चलाने की दी है। तो ये अवेयरनेस से आ सकता है। हम स्कूलों में भी जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, और आगे भी हम इस में काम करते रहेंगे ताकि बच्चे ये इस आदत से दूर रहें। जी सर। सर आजकल के जो युवा है और नाबालिग है सर, वो ये गाड़ी वाड़ी चलाना तो आम बात है, बट सर वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे वीड हो गया, स्मेक हो गया, ये जो आज नशा है सर ये आम बात हो गया है सर युवाओं में। तो आपको इसके लिए समाज से आपको क्या मदद चाहिए? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आजकल प्राय देखा जा रहा है कि जो सिटीज़ है, सिटीज़ के आस तो ग्रामीण इलाके में भी जो 11th 12th और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनमें नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो नशे की प्रवृत्ति के बीच में एक जो महत्वपूर्ण जो कारण सामने आता है वो है उनकी संगत। जैसे कोई उनमें से एक लड़का है जो नशा करता है, तो वो अपने कलीग्स को या अपने दोस्तों को एक बार ट्राई कर ले इसके नाम से वो सिखा रहा है उनको। तो ये आया है। तो इसमें मैं जो उन बच्चों के परिवारजन हैं उनसे ये मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे शाम को रात तक घर पर नहीं आते हैं तो उन पर एक बार मॉनिटरिंग की जाए कि भाई ये घर पर क्यों नहीं आ रहे हैं, किसके साथ ये जा रहे हैं, जिसके साथ में ये जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। तो अगर घर वाले इस पर ट्राई करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अंकुश लग सकता है। क्योंकि जिस तरह के जो नशे होते हैं वो देखो पब्लिकली तो होते नहीं है, वो अपने आप की सुनसान जगह के लिए देखते हैं कि सुनसान वहाँ कोई देखे नहीं हमें, तो वहाँ पर पुलिस का भी पहुँचना कई बार नहीं होता है। कई बार हम कार्रवाई भी करते हैं। आजकल नशे के जो NDPS एक्ट है उसमें कुछ संशोधन हुए हैं जिसमें अल्प मात्रा, मीडियम मात्रा और कॉमर्शियल क्वांटिटी, ये 3 कैटेगरी बांट दी गई है जी। तो इसमें जब भी इनको पकड़ते हैं तो इनके पास में स्मॉल क्वांटिटी होती है जो कि बेलेबल ऑफेंस है, तो थर्ड से ऑफेंस होते हैं। तो ये चीज़ इनको पता लग गई कि हमें इतनी मात्रा रखनी है तो हमारी यही जमानत हो जाएगी। ये एक इसका हम बहुत चैलेंजिंग आ रहा है हमारे सामने, क्योंकि 5 ग्राम तक स्मैक मिलती है, वो बेलेबल है।
ऐसे ही 1 किलो से कम गांजा अवेलेबल है। तो जब कभी पकड़ में आते हैं तो उनके पास 100 ग्राम गांजा, तो वो उनकी बेल हो जाती है। तो इसका भी हम देख रहे हैं इसको। और फिर हम पब्लिक से यही, जनता से यही उम्मीद करते हैं कि आपके आसपास जहाँ पर भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है उनके पुलिस डिपार्टमेंट को सूचना दें, और खुद भी अपने जैसे मोहल्ले, क्योंकि आप लोग ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ोसी होता है इस चीज़ से। तो जैसे उनके पड़ोस में किसी प्रकार की कोई घटना हो रही हो या कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त हो रहा है तो उसका विरोध करें, क्योंकि अगर वहाँ पर खुला विरोध होगा तो वो बेच नहीं पाएगा और उसको जगह छोड़नी पड़ेगी। तो एक्चुअली क्या अपने समाज में देखते हैं कि मैं बुरा क्यों बनूँ, ये कर रहा होगा जी तो कौन से मेरे करने, वो वहाँ बेच रहा होगा तो कल के उसके बच्चे भी उसको देखेंगे और गलत संगत में पड़ सकते हैं। तो इसका ये ऐसा कहीं भी गलत दिखे, चाहिए अवैध नशे का कारोबार हो, तो उसके खिलाफ पुलिस को सूचना दे। हम बहुत कार्रवाई कर रहे हैं और भी करेंगे, और उसका विरोध भी करें कि हम यहाँ नहीं बेचने देंगे, कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसको बेचने नहीं दे। तो हमने ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम भी आने वाले टाइम पर चलाएंगे ताकि नशे से बच्चों को दूर रखा जा सके। साथ में स्कूलों में भी हमने कई बार इस टाइप के सेमिनार होते हैं, तो बच्चों को अवेयर किया जा रहा है कि इसके दुष्परिणाम क्या है, कैसे अपनी व्यक्तिगत लाइफ, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ खराब हो रही है। जी। सर, नशा और गाड़ी की बात रही, अब मैं बात कर रहा हूँ सर आजकल अफेयर्स की। सर, जो नाबालिग हैं वो सर आजकल अफेयर्स के चक्कर में भी सर पुलिस केसेस में ज़्यादा फंस रहे हैं। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मैं सिर्फ आपका ओपिनियन पूछ रहा हूँ। हाँ, ये यंगस्टर्स के लिए आपका क्या ओपिनियन है कि ये जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो अफेयर्स हैं, इनका दायरा कहाँ तक होनी चाहिए, इनका सीमा कहाँ तक होना चाहिए, ताकि वो पुलिस केसेस में और इनमें ना फंसे? हाँ, एक आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आज जेलों में देखते हैं तो अधिकतर रेप केसेस, पोस्को केसेस में जी 18 से लेके 25 तक के आयु के बहुत लोग जेल में, बहुत युवा है जो कुछ ही अपनी छोटी सी गलती या लापरवाही या नासमझी, कई बार उनको कानून का पता नहीं रहता है। एक्चुअली क्या है कि ह्यूमन बॉडी है और अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन अपने आप ही एक नेचुरल सा प्रोसेस है उसमें। तो अपने जो पॉक्सो एक्ट है उसमें यह है कि 18 साल से नीचे उसकी सहमति माननी नहीं है। 18 साल में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें बालक है, मतलब उसमें कोई लिंग निर्धारित नहीं है कि वो लड़की है लड़का है। तो 18 साल से नीचे जो भी अपनी कंसर्न, चाहे वो इच्छा से कर रहे, तो उसको कंसर्न नहीं मानी गई है। हालांकि ये बहुत ही ऑब्जेक्शनल चीज़ रही हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके उम्र को 18 से 16 के बीच में कर रहा है। तो कई बार लड़के पढ़ते हैं और प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि भाई ऑफेंस है। मोस्टली मामलों में ये देखा जाता है, लेकिन कानून ये कहता है कि 18 साल से कम एज उनकी कंसर्न नहीं है तो वो रेप में और पॉस्को में आता है। तो मैं जो भी इस युवा है, पहले से उनको कहूँगा कि भाई ये अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको पढ़ाई में लगाए, इन फालतू चीज़ों में नहीं ध्यान दें, और उम्र आयु सीमा का एक विशेष ध्यान दें, और अपनी एनर्जी पढ़ाई में और अपने कैरियर बनाने में लगाए। कैरियर बनाने के बाद में एक उम्र होती है जब ये सब सही होता है। जी सर, पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब सर एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है सर। तो आप सर पालिका और प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं जिससे आपकी सर थोड़ा ड्यूटी में सर थोड़ा इजीनेस आए और जो जितने भी अपराध हैं वो भी कम हो? देखिए, बेसिकली पुलिस में जो पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर डिपार्टमेंट काम करता है जी। तो जैसे अगर अपने यहाँ नगर पालिका बात देखे जाए तो रोड के ऊपर दुकानदार सामान बाहर रख लेते हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कत आती है। कहीं जगह ज़मीन का प्लॉट का डिस्प्यूट रहता है, जिनको समय पर अगर निस्तारण कर दिया जाए तो क्रिमिनल केसेस में नहीं पड़ते। और अपना अमूमन देखा है कि जो बड़े झगड़े हैं, छोटे छोटे लड़ाई बड़े झगड़ों में बदलती है। चाहे जैसे पालिका का अतिक्रमण हो, दो बड़े गुट उस पर अतिक्रमण करने चाह रहे हैं, और कोई प्लॉट हो जिस पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, या फिर ऐसे कुछ ना कुछ ज़मीनी इशू जो शुरुआत में बहुत छोटे होते हैं। तो अगर वो कंप्लेंट सीधे वो थाने पर आते हैं और वो पालिका में भी रिपोर्ट करते हैं, तो अगर उनको पालिका पे, नगर पालिका या जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, चाहे पेयजल हो चाहे चिकित्सा विभाग हो, जो भी XYZ है, अगर वो उसमें प्राइमरी लेवल पर अगर उनको संतुष्ट कर दे और ऐसी होने नहीं दे, कोई प्लॉट पर कब्जा है, सरकारी ज़मीन है तो उस पर कब्जा ही नहीं होने दे, तो क्राइम नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो मैं पालिका से यही, हालांकि पालिका का यहाँ बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहता है, फिर भी ये जो चीज़ें हैं जैसे दुकानें बाहर आने, कई चीज़ें हैं जो हमारा काम नहीं है,
पब्लिक समझती है कि पुलिस का काम है, जबकि ये पालिका भी कर सकती है। और सीसीटीवी सर, सीसीटीवी हाँ, की भी सीसीटीवी जरूरत है। फुटेज देखो, आज के टाइम में सीसीटीवी फुटेज बहुत एक इम्पोर्टेंट वो है। हालांकि पालिका ने हमारे वार्ड कैमरे दिलाए हैं, लगवाए हैं थाने का, जिनका एसएसबी में थाने को दिया है। बाकी मैं पालिका से और गुजारिश करूंगा कि और अच्छे नाइट विजन के कैमरे लगवाए जाए। ओके जी। सर आपको जॉब में 9 से 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया होगा सर जॉब का। जी। तो सर आपकी जो पूरी जॉब है सर, पूरी ड्यूटी में सर आपका सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा था? ऐसा कोई शॉकिंग मोमेंट जो सर आप हमसे शेयर करना चाहें सर? एक्चुअली क्या, पुलिस एक थैंकलेस जॉब है। जी, जी। इसमें कितना भी काम कर लो, अगर हाँ। कोई भी एक गलती या गलती नहीं हो जी तो भी उसका वो होता है। इसमें एक दो किस्से मैं आपको करना चाहूँगा। मैं टोंक के अंदर निवासी सदर SHO था। जी उस टाइम पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर मेरे को पुलिस लाइन में पोस्टिंग की गई थी, जबकि उस इंसिडेंट से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, मतलब उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। इसके बावजूद भी ईमानदारी से काम करते हुए मेरा ट्रांसफ़र हुआ एक बार। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उस टाइम पर मैं ये देखा कि स्टार्टिंग की बात थी, और स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि ऐसा चलता रहता है। तो वो थोड़ा सा मेरे को शॉकिंग लगा। बाकी धीरे धीरे अब कुछ दिक्कत नहीं है। दूसरा, ये तो मेरा पर्सनल हो गया। दूसरा, कई बार ये देखते हैं कि क्राइम होता है, तो मैं जब वहाँ डिग्गी थाने में पोस्टिंग थी मेरी, तो वहाँ पर एक बॉडी मिली थी हमें। तो 3-4 दिन पुरानी बॉडी थी, तो उस पर कीड़े वीड़े लग चुके थे। तो हमने बॉडी को शिनाख्त करवाया, उनके घर वालों को बुलाया, तो घर वालों ने उनकी बॉडी के हाथ लगाने से मना कर दिया। जबकि जब वो देख कर मेरे को बहुत अजीब सा लगा कि समाज का एक ऐसा चेहरा भी है जो अपने खुद के परिजनों को लाश को हाथ नहीं लगा रहे हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा मेरे को शौक लगा कि यार ऐसा भी होता है। जी सर। तो उसका ये है, उसका जो भी पोस्टमार्टम, जो भी क्रियाक्रम, वो हम नहीं करवाया था, उनके घर वालों ने नहीं करवाया वो, क्योंकि उससे कीड़े पड़ रहे थे और वो बहुत बदबूमार हो रहा था। जी जी सर। ओके। तो एक शॉकिंग साख था ये मेरे लिए। ओके सर। सर आम जनता का मानना है कि क्राइम नीड से बढ़ते हैं, इट्स अ ट्रू और नॉट? इस पर आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए, क्राइम के पीछे नीड एक प्रकार हो सकता है, लेकिन हर क्राइम के पीछे नीड जरूरी नहीं है। जी। क्राइम के कारण काफ़ी हैं, इसमें साइकोलॉजिकल है। कई लोग ऐसे समृद्ध परिवारों से कि उनको कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो क्राइम करते हैं। तो नीड एक पार्ट है। किसी को नशे के लिए वो उसकी लत हो गई, उसके लिए क्राइम कर रहा है, तो एक, हाँ, मैं कुछ हद तक मानता हूँ कि नीड भी एक क्राइम का पार्ट है। लेकिन पूरा इसके पीछे अपन ये सोचे कि भाई नीड है तो क्राइम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं इसके कई फैक्टर है। ओके सर। सर आपका जॉब में इतना सारा एक्सपीरियंस है सर, आप पे ऐसी भी सिचुएशंस आती होगी जहाँ पे आप पे बहुत ज़्यादा दबाव होता होगा, उच्च दबाव, तो उस सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करते हैं सर? जहाँ पे आप देखिए, ये तो पार्ट ऑफ जॉब है। प्रेशर ये तो खैर आता जाता रहता है इसमें। अगर अपन सही काम कर रहे हैं तो कोई भी प्रेशर आए उसको अपन हैंडल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो अपन सही कर रहे हैं तो किसी प्रेशर की आए चाहे कुछ आए, अपना गलत नहीं हो सकता है। तो मेरा मानना ये रहता है कि चाहे कैसा भी प्रेशर आए, अगर अपन गलत नहीं है तो अपन उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ओके सर। सर आपकी जॉब में प्रेशर तो ठीक है सर, मैंने मान लिया, पर ऐसे जो सर तनावपूर्ण स्थिति होती है सर, बहुत सारे आप ऐसे वर्क करते हो, आप क्राइम सीन्स पे जाते होंगे, तो ऐसे सर टेंशन वाले जो तनावपूर्ण स्थिति होती है सर, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है या ऐसा कोई मेथड है जो आप हमसे साझा करना चाहें कि आप उस टाइम पे कैसे काम रहते हैं, शांत कैसे रखते हैं अपने आप को, तो कैसे हैंडल करते हैं खुद को? एक्चुअली क्या, जनता को पुलिस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं, कोई मर्डर हो गया, ब्लाइंड मर्डर हो गया, कोई बड़ी चोरी हो गई, डकैती हो गई, इस टाइप की, तो पुलिस पर उस टाइम पर बहुत प्रेशर होता है कि तुरंत उनको पकड़ा जाए। तो उस टाइम पर अगर ज़्यादा दबाव में अगर अपन होंगे, क्योंकि उस टाइम पर ही ऐसे कुछ क्लू होते हैं, अगर उस टाइम पर अगर वो मिस हो गए तो बाद में वो मिस हो जाते हैं, क्योंकि फुटप्रिंट पर आवाजाही से कहीं ऐसे सबूत है जो अपने से लीक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि अपन को प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अपना जो बेस्ट है, अपनी जो बेस्ट टीम है उसको उसमें लगा देना चाहिए, और अपने सीनियर्स की मदद लेनी चाहिए। इस टाइम पर सीनियर्स को कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए कि सर ऐसा ऐसा हुआ है और इसमें हम ये कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक प्रेशर हो जाता है। और पब्लिक में भी एक मैसेज रहना चाहिए कि भाई हम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो इसको प्रेशर को हैंडल किया जा सकता है। ओके सर। सर अब मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, पर्सनल लाइफ को लेके। बिल्कुल सर पुलिस की जो 24 आवर्स की है जी, आपको सर फेस्टिवल्स में भी छुट्टी नहीं मिलती है,
होली, दिवाली, इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स में भी आपको छुट्टी नहीं है। तो सर आप पर्सनल लाइफ और ड्यूटी लाइफ इनको कैसे बैलेंस करते हैं सर? देखिए, ये आपका बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। आप सही कह रहे हो बिल्कुल कि हमारा जॉब का एक फिक्स शेड्यूल नहीं है कि मेरे को जी। 10 से 5 आना है, 5 से आगे फ्री हूँ मैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फैमिली के साथ एडजस्टमेंट में शुरुआत में तो समस्या आती है, जी। फिर फैमिली वाले भी समझ जाते हैं कि भाई इनके साथ में समस्या है, फैमिली से को बताते हैं समस्याएं ऐसी 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 बात है जो भी है। तो शुरुआत में थोड़ी कुछ समस्या रहती है, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाता है। एडजस्टमेंट हो जाता है। जी। ओके सर। सर आप जिम फ्रीक है सर। मैंने आपको सर जिम जाते हुए देखा है और मैं भी जिम जाता था तब आप वहाँ मिलते थे। आपकी पर्सनैलिटी भी सिंघम जैसी है सर। अरे रे, थैंक यू। पर सर आप डेली सर जो जिम जाते हैं पैदल जाते हैं सर, यहाँ से 3-4 किलोमीटर का जिम है आपकी दूर, जी। और वहाँ से भी आप पैदल आते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है सर? पैदल देखिए, आना और पैदल जाना। इसके पीछे 2 रीज़न है। जी। पहला रीज़न तो मेरा सारा दिन इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि हम वॉक नहीं कर पाते हैं। ओके। तो पहला रीज़न तो मेरा खुद का फिटनेस के लिए है कि मैं पैदल जाऊँगा तो मेरे तो बॉडी वार्म अप हो जाएगी, तो मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर पाऊँगा। दूसरा रीज़न ये है कि जब पैदल जाऊँगा तो सिविलियन जाऊँगा तो मैं आसपास का जो बाज़ार में क्या हो रहा है वो मैं वॉच कर सकूँ। क्या हो कई बार ऐसा लगता है कि वर्दी में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो जो कोई अपराधी या कोई बदमाश तरह के लोग हैं वो देख के अपनी वो छुप जाते हैं ये। तो ये पैदल जाने का भी बेनिफिट ये है कि आसपास क्या हो रहा है वो वॉच कर सकते हैं। तो ये दोनों रीज़न है, उस वजह से मैं ये करता हूँ। और सर जिम के लिए आप कैसे मोटिवेट है सर? जिम आप क्यों जाना पसंद करते हैं, मतलब डेली आप जिम जाते हैं? देखिए, देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपन हर काम सही ढंग से कर सकते हैं। जी। तो ये पुलिस का नेचर में अच्छा सुडल अच्छे शरीर रहना चाहिए और फिटनेस भी रहनी चाहिए। इस वजह से मैं करता हूँ और मैं कंटिन्यू जाता हूँ। हाँ, मैं कंटिन्यू देखता हूँ। मैं कंटिन्यू जाता हूँ। अगर मेरे को टाइम जाने का नहीं मिलता तो मैं घर पर ही तो कुछ पुशअप या स्क्वाट्स लगा लेता हूँ ताकि हेल्थी रहे। ओके सर। सर जो पुलिस की जॉब की तैयारी कर रहे हैं युवा, उनको और जनता को आपका क्या मैसेज है? जो नगर की जनता है और जो पुलिस की जॉब की तैयारी कर रहे हैं युवा, उनको आपका क्या मैसेज है सर? आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, राजस्थान पुलिस के अंदर तैयारी करने वालों के लिए मेरा ये कहना है कि राजस्थान पुलिस में जो एंट्री लेवल है वो 4 है, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, आरपीएस और आईपीएस। तो जो कांस्टेबल है उसकी जो योग्यता है अभी वो है 12th क्लास। 12th के साथ में कोई RSC IT कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है, तो जिनके पास में है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद में फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में मेडिकल और फिर मेरिट में। और ऐसे ही सब इंस्पेक्टर के लिए RPSC के थ्रू एक वैकेंसी आती है जिसमें आपकी न्यूनतम योग्यता है वो ग्रेजुएशन है। तो वो उसमें RPSC पर पेपर होता है, उस पेपर के बाद में आप फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेरिट में आओगे। इसी प्रकार से RPS जो होता है वो भी RPSC के थ्रू आता है, जो RS की अलाइड सर्विस है तो उससे RPS होता है। IPS के लिए UPSC के थ्रू वो एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू डायरेक्ट IPS बन सकते हैं। तो ये पुलिस में जो ये 4 एंट्री लेवल है। लेकिन मैं जो पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ उनके लिए उनको ये कहना चाहूँगा कि कई बार ये मैं देखता हूँ कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है, उसने बहुत मेहनत करी है और फिर जाके वो फिजिकल में अनफिट होकर निकल रहा है या मेडिकल में हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड भी है। एक हाइट है फिक्स, इतनी हाइट होनी चाहिए आपका इतना आई साइट होना चाहिए। तो जो कोई तैयारी कर रहा है वो पहले अपने आप को इन स्टैंडर्ड्स में देख ले कि मैं इनमें फिट हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ। कई बार ये देखा जाती है वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, इसकी वजह से जो साथ में कोई दूसरे एग्जाम हो रहे हैं उनकी वो तैयारी नहीं कर पाता है और फिर बाद में जाके पता लगता है कि उसकी हाइट कम पड़ गई। तो जो जिनको जो फिजिकल स्टैंडर्ड वो देख ले अपना कि मैं फिजिकल स्टैंडर्ड में फिट हूँ तो ही तैयारी करें ताकि उनका समय बच सके। सर आजकल सर बदलते टाइम के साथ टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी से फास्ट ग्रो हो रही है सर जी। तो सर इसके लिए पुलिस प्रशासन कैसे नई नई तैयारियां कर रहा है सर बदलती टेक्नोलॉजी के साथ? आज का जो टेक्नोलॉजी का टाइम आया है तो उसमें क्राइम का पैटर्न भी चेंज हो गया है जी। आजकल आपने देखा होगा साइबर फ्रॉड काफ़ी टाइप के हो रहे हैं, जिसमें पहले के टाइम पे किसी चोरी करनी होती हो तो वो किसी के घर पर आएगा, ताला तोड़ेगा, सामान निकाल के ले जाएगा।
जबकि आजकल जैसे इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए साइबर क्रिमिनल्स डायरेक्ट ही वो किसी रिमोट एरिया में बैठे वहाँ से एक फ़ोन करते हैं, फ़ोन से बैंक का एक्सेस लेते हैं और पैसा विड्रॉल हो जाता है। तो ये एक चैलेंजिंग, पुलिस के लिए एक बहुत चैलेंजिंग है। इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए हमारे पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा समय समय पर हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी साइबर संबंधी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसके तहत हमें इन किस तरह से इनको ट्रैक करना है वो बताया जा रहा है। तो जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी क्रिमिनल्स के लिए फ़ायदेमंद है, उसी तरह भी हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। हम भी उनको ट्रैक कर पा रहे हैं। साइबर क्राइम का जो ट्रेंड चेंज हुआ है, इसमें पब्लिक को बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। कई बार पब्लिक के सामने फ़ोन करते हैं और उनका पूरा एटीएम का डाटा लेके, ओटीपी लेके उनका पूरा पैसा विड्रॉल हो जाता है। आजकल ये ट्रेंड हमेशा बदलता रहता है। पहले एटीएम का हो गया, फिर ओएलएक्स फ्रॉड होने लगे। आजकल एक नया चल रहा है सेक्सटॉर्शन के नाम से, जिसमें एक अननोन व्हाट्सएप कॉल आता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है, लड़की बन के किसी लड़के या किसी से बात की जाती है। उसके बाद में उससे मीठी मीठी बातें की जाती है। उसके बाद में उसको उसके न्यूड वीडियो दिखाए जाते हैं और उधर से स्क्रीन रिकॉर्डर के तहत उसका एक वीडियो बना लिया जाता है। ये ऐसा क्राइम है कि इसमें क्या पब्लिक की इमेज, मतलब वो अपने उसकी इमेज खराब करके उसका पैसा हटने की वो जी, कोशिश की जाती है। वो इज्जत के साथ खेलना होता है। इज्जत के साथ खेलने वाला, तो ये थोड़ा सा सीरियस टाइप का सा क्राइम होगा, क्योंकि वो ऐसा उनके क्लोज रिलेटिव हो उनकी के सामने उसका न्यूड फोटो भेजते हैं, तो उसके लिए बहुत एम्ब्रेसिंग सा रहता है। तो ऐसी घटनाएं जिनके साथ हो रही है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं से डरे नहीं। जो हो चुका है उसको कोई नहीं बदल सकता। बाकी पैसे देना ही एक रीज़न नहीं है, एक तरह से फिशिंग है कि जैसे मछली को पकड़ने के लिए दाना डालते हैं, वैसे वो बहुत सारी दाना डालते हैं जो मछली पकड़ में आ जाती है उसको। तो शुरुआत में ऐसा एक अमाउंट लगाएंगे 2,000-5,000 रुपये, जो वो ईजिली दे देता है। तो जैसे उसने वो अमाउंट दिया, वो समझ जाते हैं कि ये अपने जाल में फंस चुका है। तो अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो पुलिस को सूचित कीजिए और उसको कोई पैसा नहीं दे, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। हर बच्चा, हर कोई देखे तो वो अपना अकाउंट इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सब पर जहाँ पर उसको नॉलेज हो बना रहा है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का यूज़ एक तरह से अपने पास अपने लिए बहुत यूज़फुल है, उतना ही अपना नुकसानदायक है। इसका प्रयोग अपन को सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्कूल में कहीं पर भी एडमिशन, कहीं भी कुछ भी लेना होगा तो अपन को आधार कार्ड देना पड़ता है, मोबाइल पर ओटीपी आता है। जबकि एक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए आपको केवल एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। वो कहीं से फेक ले लिया, अकाउंट बनाया, उस पर ओटीपी आया, ओटीपी से एक अकाउंट चालू हो गया, सिम तोड़ के फेंक दी। उसको ट्रेस नहीं कर सकते, ना उसकी फ़ोटो है, चाहे वो तो किसी मोबाइल नंबर किसी का हो, नाम किसी और का है। तो जैसे इंस्टा पर और फेसबुक पर अकाउंट लड़कियों के नाम से अकाउंट बनाते हैं, फेक अकाउंट बनाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद में उनकी पूरी फ्रेंड रिक्वेस्ट लिस्ट चली जाती है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को देख सकते हैं, अपना बर्थडे कब आ रहा है, अपने फैमिली में कौन कौन है, क्योंकि वो टैग करते हैं अपन को कौन सी जगह पसंद है। तो इस टाइप से वो करते हैं। तो सोशल मीडिया का यूज़ बहुत लिमिट तरह से करना चाहिए। जिनको अपन नहीं जानते हैं उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। जो अपन जानते हैं उनको ही अपन करें। दूसरा, अपना एक्सेस बहुत कम लोगों को दें और उसमें अपना पर्सनल जो फ़ोटोज़ है वो शेयर नहीं करें। कई बार मैं देखता हूँ कि मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल में कई लोग आते हैं कि सर हमारा बहुत पर्सनल वीडियो फ़ोटोज़ थे। तो मैं ऐसा ही, मोबाइल का क्या, आज मेरा मोबाइल है, चलते गिर गया, तो वो किसी के भी एक्सेस हो सकता है, कोई भी ले सकता है, तो उसकी फ़ोटोज़ को लेकर ब्लैकमेलिंग कर सकता है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू जो भी ये इंटरव्यू देंगे तो उनको ये कहूँगा कि खुद के परिजन, खुद के बच्चों के साथ इस संबंध में बात की जाए, कि खासकर लड़कियों से, कि ऐसा कोई फ़ोटो जिसको वो अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते वो अपने मोबाइल में नहीं रखें। क्योंकि मोबाइल का डाटा आजकल कंप्रोमाइज़ हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, मोबाइल गलती से अपने गिर जाता है। तो इस ऐसे में अपने फ़ोटोज़ को लेके कई बार ब्लैकमेल करते हैं। तो सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ओके सर, पुलिस डिपार्टमेंट को लेके कुछ गलतफहमियां क्या है और उन्हें आप कैसे दूर करना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले बताया कि पुलिस की जो माउथ टू माउथ से कम्युनिकेशन से जो बदनामी हुई है वैसे है। आज परिवादी थाने पर आने से डरता है। जी।
लोगों के दिमाग में ये है कि पैसे वालों का काम हो जाता है, गरीबों का काम नहीं हो जाता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब वर्तमान सरकार और हमारे पीएस के द्वारा थानों में परिवादियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए स्पेशली स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया है। जो हर थाने में स्वागत कक्ष है, अलग से जो स्वागत कक्ष का के लिए लोगों को कर्मचारियों को ट्रेन किया गया है कि वो परिवादियों से आएंगे। और इस संबंध में बिहेवियर सुधार के लिए भी कई बार इन कोर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते हैं। तो मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि जो ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करिए। पुलिस ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24 घंटे के लिए आप खुला रहता है। जब आप परेशानी में होते हो तो दो लोगों को याद करते हो। पहला होता है भगवान कि बचा ले, दूसरा पुलिस। तो भगवान तो आता नहीं है, पुलिस ज़रूर चली जाती है। तो जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहे उससे डरना क्यों। जी सर। वो वो आपकी सुरक्षा के लिए। हम सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि कोई रूलर है। तो हमारा काम सर्विस प्रोवाइड करना है। तो इस तरह की कोई गलतफहमी नहीं रखे कि पैसे वालों का काम होता है, गरीबों का काम नहीं होता है। एक ऐसी गांव में ये भी यहाँ तो आला भी बड़ा है, गीला भी सूखा भी बड़ा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मिथ है। पब्लिक डायरेक्ट हमारे पास में है। कई बार मीडिएटरों के साथ पुलिस पास चल जाती है, वो पैसे खा जाते हैं। कई बार ऐसा भी कई बार समझ में आता है। तो मैं पब्लिक से ये हूँ कि जब भी उनको कोई ऐसा इंसिडेंट हो या कोई समस्या है तो वो डायरेक्ट आके कांटेक्ट करे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सबकी सुनवाई होती है। और पुलिस का तो ध्येय वाक्य ये है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। तो हम आमजन में विश्वास कायम करने के लिए काफ़ी प्रयासरत है और करेंगे। ओके। और नगर की जनता और युवाओं को क्या मैसेज है लास्ट सर? नगर की जनता का तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सही को सही और गलत को गलत कहे। ठीक है। जो क्रिमिनल्स वो अपने समाज के बीच में से आते हैं, तो उनका कभी जो क्रिमिनल्स है उनका कभी उनकी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। वो सब धर्म वो सभी जातियों के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जाति का है तो मैं इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ या उसको उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी अपने आसपास जो भी इस तरह के लोग हैं उनका विरोध करे। कोई भी घटना हो तो उसमें पुलिस प्रशासन को तुरंत सूचित करे और एक अच्छे सभ्य नागरिक होने का परिचय। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो गाइज, कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट? ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए हमसे जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बहुत नॉलेजेबल पॉडकास्ट लाके देंगे। आप हमें देखते तो हैं बट शेयर नहीं करते हैं, तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेटेड फील होता है और हम आपके लिए आगे भी और ज़बरदस्त कार्य करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन से पॉडकास्ट सुनना पसंद है, आगे वाला नेक्स्ट पॉडकास्ट किनका होना चाहिए और किस टॉपिक पे होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री नरसिंह।